आखिर हम इतने कम समय में कुछ तो भाई साहब पढ़े ही नहीं है, सिलेबस खत्म करते करते एग्जाम आ गया, वो भी सिलेबस खत्म हुआ नहीं। अरे फेज जानते हैं, हम जानते हैं आपकी मन की भावना को, क्यों? क्योंकि यह फेज हम पहले भी झेल चुके हैं जब हम अपने यूपीएससी मेंस लिख रहे थे। तो अभी हम आपको जिस प्रकार गाइडेंस करने वाला है ना, और यहाँ पर हम आपको, क्योंकि अब पार्ट 2 होगा, हम पार्ट 0 से शुरू किए हैं, पार्ट 0, पार्ट 2, पार्ट 1 इसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और पूरा डेप्थ के साथ एनालिस कर रहे हैं करंट अफेयर, और वहां से आपको यही बता रहे हैं कि भाई साहब इसको करंट को कैसे आपको स्टैटिस्टिक्स में जोड़कर अपने प्रीलिम्स को बूस्ट, मतलब कि एक नई दिशा की ओर उड़ान भरनी है। हम आपको गाइडेंस करते हैं, हम आपको जिस रास्ते में भेजते हैं ना, उस रास्ते पर आप चलो। अगर नहीं होगा आपका प्रीलिम्स, हम कहते हैं ना कि कहते बोले आपका होगा यार, क्यों नहीं होगा? बस आपको यह नहीं मालूम कि भाई साहब पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो सिलेबस तुमको लगता है साल भर, 1.5 साल, वो सिलेबस आपका जो 5 महीने में खत्म हो जाने वाला है, उसमें आप उतना समय नहीं लगा सकते। जो आपका लक्ष्मीकांत जो भाई साहब 10 से 15 दिन में खत्म हो जाता है, उसको लोग 6 महीने लगाते हैं। ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार आपको हम गाइडेंस करने वाला ना, बस भाई साहब उसी रास्ते पर चलो। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कहते हैं, आप पूरा नहीं पढ़ सकते करंट अफेयर, पूरा नहीं पढ़ सकते, यूपीएससी में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। सब कुछ पढ़ने का मतलब यह हुआ कि भाई साहब यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करना। अभी हम लोग विजन पीटी 65 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक पार्ट 2 पार्ट को कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग संसद को कंप्लीट करेंगे, वो भी संसद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आने का संभावना सबसे ज्यादा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट मारिए, ताकि भाई साहब एक और अंदर से दिलासा जगे, एनर्जी जगे, और एक नए रूप में हम आपके सामने चीजों को प्रस्तुत कर सके। शुरुआत करते हैं क्लास को, शुरुआत करते हैं भाई साहब, शुरुआत करते हैं। पहला, क्योंकि यूपीएससी में आपने नोटिफिकेशन जारी किया, हर स्टूडेंट को खंजर से वार किया, एस्पिरेंट्स डर गए, कभी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम, कभी फोटो का प्रॉब्लम, कभी है तो है। अब हम क्या, आइए पहले हम लोग क्लास करते हैं। हाँ देखिए, जिस प्रकार कहते हैं ना उसी तरह से आप कीजिए। ज्यादा इधर को चक्कर में रहिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां पर जुड़िए, आपको नोट्स मिलेगा। अब बहुत जल्दी नोट्स आपको हम वहां पर देने वाले हैं, ठीक है। पहला अभी जो संसद हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह संसद में जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है भाई साहब आपातकाल। उसका चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब? आपातकाल है। क्या होता है इमरजेंसी, क्या होता है आपातकाल? जब देश पर या देश के अंदर कोई अचानक कुछ ऐसा विपदा आ जाए जो सरकार खुद संभालने के बावजूद भी ना संभले सरकार से, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और संविधान की सुरक्षा को खतरे में डाल दे, वही तो आपातकाल है भाई साहब। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की वर्णन किया गया है, और भाग भाई साहब 20 में वर्णन किया गया है। अब यहां पर जाहिर सी बात है कि जो आपातकाल की जो प्रोविजन है, जो लिया गया है, वो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। आपातकाल 3 चीजों पर लगाया जाता है, 3 तरह से लगाया जाता है। मतलब आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360। पहले हम लोग जो देखते हैं वह है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल जब कोई विदेश से कोई आक्रमण होता है, युद्ध होता है, या कोई बाहर से आक्रमण होता है, युद्ध होता है ना, तो उसे कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। या पहले इसी 352 में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, दैट इज द आंतरिक अशांति, लेकिन आंतरिक अशांति को हटाकर अब सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग कर दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह आपको भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। अब जो इसका पहले जो लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के जो पहले जो इसका इस्तेमाल था, इसको भाई साहब हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? वैसे आंतरिक अशांति का मतलब आप इसको बहुत तरह से लगा सकते हो। जैसे में कोई छात्र भारत में विद्रोह कर दिया, भारत करने किस राज्य में, वो भी हम उसको आंतरिक अशांति ले सकते हैं। नहीं,
कोई देश में, कोई किसी राज्य में कुछ भी हो सकता है, कोई आपको अलग अलग आंदोलन हो सकता है, कोई विद्रोह कर सकता है, या कोई लोग आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं, तो वो भी एक आंतरिक अशांति के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन यह सब जब झगड़े होते हैं तो इसका मतलब यह थोड़ा कि भाई साहब देश में राष्ट्रीय आपात कहीं लगा दो नहीं, मतलब कि यह जो परिभाषा था वह भाई साहब गलत सिद्ध करता था, इसलिए इसको हटाया गया और इसके आधार पर सशस्त्र विद्रोह यानी देश में जब हमला हो गया शस्त्र के माध्यम से, या देश के अंदर हो या देश से बाहर के, देश के बाहर के कोई व्यक्ति भारत में हमला कर दे, ऐसे कंडीशन में देश की एकता, अखंडता और संविधान की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है और ऐसे कंडीशन में 352 अनुच्छेद लगाया जा सकता है। आपातकाल तो भाई साहब बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल तो लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपातकाल लगाने के ऐसा थोड़ी कि आपातकाल लगा सकते हैं, नहीं, आपातकाल भाई साहब राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति का देश में केवल नाम मात्र का काम होता है, वास्तविक कार्यकाल तो भाई साहब प्रधानमंत्री करता है ना, और प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, लिखित सिफारिश पर वही मंत्रिमंडल, और पूरा मंत्रिमंडल के जो प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। संग संग आपको संसद के दोनों सदनों से लगभग विशेष बहुमत के माध्यम से इसको प्रस्ताव पारित करना होगा, तो लग सकता है 2/3 से। साथ साथ इसमें अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया यानी आपातकाल लग गया तो आपातकाल के 1 महीना के बाद इसको सदन के दोनों सदनों से इसको प्रस्ताव पारित मतलब इसको लागू करवाना होगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा, आपको अनुमति लेना पड़ेगा 1 महीना के अंदर। यदि आप अनुमति नहीं लेते हैं तो आपको भाई साहब खत्म हो जाएगा, यदि आपको अनुमति मिल जाता है तो 6 महीने तक रहेगा, जब 6 महीना तक रहेगा तो इसको इसी तरह बार बार प्रस्तावित करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 महीने तक। समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए यार, ठीक है। यही हो गया, यह भी हो गया। राष्ट्रपति इसको कभी भी इसको वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं, इसमें किसी भी लोकसभा या राज्यसभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सांसद भी चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकते हैं साधारण विधेयक के माध्यम से। समझ गए होंगे। अब भाई साहब इसका प्रभाव क्या पड़ा, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका प्रभाव पड़ सकता है कि राज्य को केंद्र निर्देशित कर सकता है, सलाह दे सकता है कि भाई साहब ये काम मत करो, अब तुम्हारा पर मेरा शासन हो जाएगा। राज्य सूची पर जो पहले कानून राज्य बनाया करते थे, अब उस पर केंद्र का यानी संसद का कानून प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यानी यहां पर पूरी प्रक्रिया अब केंद्र चलाएगा, संसद आपको पूरी प्रक्रिया देश को चलाएगी, ना कि अब राज्य, यानी राज्य की शक्ति भाई साहब खत्म हो जाता है। साथ साथ इसमें करों का संवैधानिक वितरण भी संशोधित किया जाता है। जैसे आपातकाल देश में लगता है तो भाई साहब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया जाता है, यानी 5 साल होता है तो 1 साल बढ़ा दिया जाता है। और इसमें बाकी लोगों का जो अगर देखा जाए जब वित्तीय आपात, हालांकि वित्तीय आपात को इसमें नहीं है, लेकिन वित्तीय आपात का जब लगता है तो भाई साहब बहुत से इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसे लोगों का थोड़ा जो ना इनकी जो वेतन है वो घटा दिया जाता है और 1 वर्ष तक बढ़ सकता है उनके कार्यकाल, और यह 6 महीना तक ही रह सकता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसके साथ साथ 2 अनुच्छेद और दनादन आता है। एक अनुच्छेद 358 आता है भाई साहब, एक अनुच्छेद 359 आता है। अनुच्छेद 358 आता है तो सबसे पहले कुछ नहीं करता है, अनुच्छेद 19 के अंदर जितना भी क्लोज होते हैं ना वो सभी को आपको प्रतिबंधित कर देता है अनुच्छेद 358, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 359 भी लग जाता है, और 359 बस 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद को प्रतिबंधित कर देता है। अब इसमें क्या समझा, आप बताइए क्या समझा इसमें? बोल दिया वही लिखा गया, हम बोल नहीं लिखवाते यहाँ पर समझाते हैं। अभी तक देश में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, एक जब चीन हम पर हमला किया था, एक पाकिस्तान बानर कुकुर हमला किया था, दूसरे का जब देश में आंतरिक अशांति थी, जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उसमें आपातकाल लगाया गया था। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? क्या आप अब यहाँ देखिए, यहाँ सवाल एग्जाम को पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, अब आपको क्या करना ना, न्यूज में बना हुआ था, अब आपको क्या करना है कि अब जो 1975 में जो लगाया गया था अभी 75 वर्ष हुआ है, तो आप जाकर आपातकाल को लक्ष्मीकांत से पूरा विस्तार से पढ़ोगे और इसका जितना पीवाईक्यू दिया वो जाकर लगाओगे, और सीडीएस का और कुछ ईपीपीसीएस का भी पेपर आपको यूपीएससी जितना भी कंडक्ट कराते हैं सीडीएस का इंडिया का, उसका पेपर आपको 5 साल का लगाना है, और बाकी भी आपको अदर स्टेट का लगा, यूपीपीसीएस का अधिकार 2 साल का लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट
अब जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है दल बदल। दल बदल का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी जब अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में मुंह मारने चले जाए, घूमने चले जाए, अपना पार्टी छोड़ दिया और दूसरे पार्टी में चला गया, कभी यहां पर कभी वहां, कभी है नहीं तो कभी हो नहीं तो कभी है नहीं, कभी है नहीं, दौड़ रहा है घूम रहा है, नहीं, ऐसे लोगों को हम दल बदलू व्यक्ति कहते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था आयाराम गायराम, वो एक दिन में 3-4 बार पार्टी बदला था, इधर से इधर, इधर से उधर गया था, नहीं। अब यहां पर अब यहां पर समस्या क्या होगा कि मान लीजिए कि भाई साहब हमको सरकार बनाने के लिए हमको 272 सीटें चाहिए। कितना? 272 ही सीटें चाहिए। अब एक तरफ है भाई साहब 271। अब जाहिर सी बात है कि इसमें के अगर मतलब कि इसमें का अगर एक व्यक्ति यहां पे चले जाए तो जाहिर सी बात है कि इसका हो जाएगा 272 और इसका हो जाएगा 271। एक पार्टी के केवल इसमें से उठकर इसमें जाने के लिए का सरकार नहीं गिर जाएगी? और क्या इस प्रकार आपको लोकतंत्र का मजाक नहीं बन जाएगा? एक पार्टी से उसकी सरकार गिर गई, एक पार्टी से, कब इधर से इधर, कब इधर से भाग रहे हैं, नहीं। ऐसे कंडीशन में सरकार ने सोचा कि भाई साहब जब कोई पार्टी, अब हम लोग इतने वोट देकर उस व्यक्ति को चुने कि भाई साहब तू हमारे पूरा समाज का विकास करेगा, अपने राज्य का विकास करेगा, पूरी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन तू भाई साहब किसी यहाँ पार्टी को छोड़ किसी दूसरे पार्टी में चला गया। ऐसे कंडीशन में ना, ऐसे भाई साहब काम ना चलने वाला है, ऐसे तो काम ना चलने वाला है। कैसे काम चलेगा? तो भाई साहब कुछ तो कानून बनाना ही पड़ेगा। तो भाई साहब संविधान में 42वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में 1985 में जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया कि भाई साहब इस दल बदल पर कुछ ना कुछ तो भाई साहब कानून बनाना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। कैसे रोकना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति अपने दल को छोड़ देता है, अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, आज इस पार्टी में था और अपने सुरक्षा से, अपने मन से छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाता है, तो उस व्यक्ति को दल बदलू कहा जा सकता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कोई व्यक्ति है वो अपने दल के विरुद्ध में सोचना वोट देता थे, अपने दल के विरुद्ध वोट दे रहा है, अपने दल की शिकायत कर रहा है, और वह जो पार्टी है उसको 15 दिन के अंदर अगर उसको माफ नहीं करता है कि भाई साहब तुमने वोट उल्टे में हमको नहीं दिया है, अगर वह दल के व्यक्ति उसको 15 दिन में माफ नहीं करता है, उस व्यक्ति की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, यानी उल्लंघन करता है उसका। संगे संगे कोई अगर निर्दलीय व्यक्ति है, निर्दलीय व्यक्ति का मतलब होता है कि जब कोई किसी का कोई पार्टी ना हो, कोई किसी का दल ना हो, जब कोई व्यक्ति निर्दलीय से जीतता है, उसके बाद से कोई पार्टी ज्वाइन करता है, आप पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, अब आपका सदस्यता रद्द माना जाएगा। कोई व्यक्ति अगर चुना गया और चुनाव होने के बाद अगर संसद का सदस्य 6 महीना के अंदर नहीं लिया, क्योंकि भाई साहब जब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते भी वह संसद का सदस्य बन सकता है, लेकिन वो 6 महीना तक वह बना रह सकता है, उसके बाद वह नहीं रह सकता है। अगर उसके बाद वह संसद का सदस्य बनेगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? लेकिन कुछ कंडीशन में आप अयोग्यता यानी उसकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया और इसके माध्यम से यह रखा गया कि जब कोई पार्टी से दो तिहाई जब लोग निकल कर किसी दूसरे पार्टी में चले जाए तो इसको हम अयोग्यता नहीं मान सकते, इसको दल बदल नहीं मान सकते। अरे भाई साहब इसको हम पार्टी का विलय ही मान सकते। भाई साहब पूरा पार्टी ही निकल के चला गया, इसको हम दल बदल नहीं मान सकते यार। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था यार, 2003 में लाया गया था। 2 तिहाई बोले 1 तिहाई था, अब 2 तिहाई हो गया है। नहीं, संग संग अगर लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष और सभापति पहले किसी पार्टी के होंगे, जब यह अपना शासन संभालेंगे यानी अध्यक्ष का शासन संभालेंगे और सभापति का शासन संभालेंगे तो अपने पार्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे इनका कार्यकाल खत्म होगा फिर से दोहराते हैं। जब कोई लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति पहले किसी पार्टी में होते हैं, पार्टी में होकर तब भाई साहब यहाँ गद्दी बैठते हैं। जब गद्दी बैठते हैं तो अपने पार्टी को छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद फिर जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया, सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया, तो फिर अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको भाई साहब हम दल बदल नहीं कर सकते। यहाँ तो पार्टी चेंज किया ना, अपने पार्टी को छोड़े थे, पार्टी को छोड़ के ना भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष बने थे ना, लेकिन यहाँ किसी पार्टी में जाकर मिले तो नहीं थे ना, इसीलिए बाद में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है भाई साहब, ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है।
अब यह दल बदल जो है ना, इसका निर्णय भाई साहब लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं कि कौन पार्टी पर किसको सदस्यता दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। इसका निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आपको लोकसभा के स्पीकर के पास होता है, यानी पीठासीन अधिकारी के पास होता है। अब निर्णय कब लेंगे, नहीं लेंगे, कितने दिन में लेंगे, और क्या गलत निर्णय ले लेंगे तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्या उसके लिए कोई कोर्ट केस नहीं हुआ हुआ। अरे क्या पता कि भाई साहब वो गलत व्यक्ति को पार्टी चेंज नहीं किया और ले लिए निर्णय कि भाई साहब व्यक्ति ने पार्टी बदला है, तो वह व्यक्ति जाके भाई साहब कोर्ट में केस कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। वो आपको क्योंतो कोलाहरण बलाम बनाम जाली 1952 में निर्णय मतलब कि निर्णय लिया गया था, जिसमें आपको न्यायालय ने कहा था कि आप लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को आप समीक्षा कर सकते हैं। अब वो निर्णय कितने दिन में लेंगे उसके पहले संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो फिर केस किया गया और 3 महीने के अंदर उसको प्रावधान उनको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ इस व्यक्ति को मिति कर रहा है, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर बताना पड़ेगा। और आपको किसम मेघचंद्र सिंह वाद में यह मामला लिया गया था। तो क्या आपको ये पूरे के पूरे दल बदल समझ में आया तो फिर बोलते हैं यार सब्सक्राइब मारो ना, कमेंट मारो, उड़ा दो पूरा सब्सक्राइब को, पूरा मतलब उसको इतना मारो कि खिया जाए। नेक्स्ट, यहां से जो भी आपको हम दे रहे हैं ना, वह एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि न्यूज में हालांकि देखिए करंट में जो जितना न्यूज में होता है ना, जो जितना चर्चित होता है उसे एग्जाम में नहीं आता है। ये बहुत बड़ा सत्य है, यूपीएससी में जो जितना बड़ा न्यूज में होता है ना वह एग्जाम में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि ससुराल सब लोगों पढ़ रहा होगा, सब स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, तो कहा पूछेगा, इसलिए वह पूछेगा जो बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण मतलब राष्ट्रपति का संशोधन, ये पहली बार होता है जब राष्ट्रपति संसद के समक्ष अपना संबोधन देते हैं, आप संसद के सामने उनको उपस्थिति होने का मौका मिलता है, राष्ट्रपति अपना पहला भाषण देते हैं, इसी को बोलते हैं अभिभाषण। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में लिखा गया है। कहां लिखा गया? 87 में। अब जो अभिभाषण है वो राष्ट्रपति कहां दे सकते हैं? तो संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकते हैं, लेकिन अभी तो इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अब संयुक्त बैठक का मतलब क्या हुआ? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जब राष्ट्रपति, जब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों कोई बिल प्रस्तावित करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, वो कहता है ना ये बिल ठीक नहीं है, वो कहता ना ये बिल ठीक नहीं है, ये बिल ठीक है नहीं है, तो दोनों के बीच में हो जाएगा मतभेद, तब भाषा राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा और निर्णय लेंगे कि किसका बिल प्रस्तावित होगा, तो राष्ट्रपति डिसाइड कर देंगे, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। लेकिन मनी बिल में संयुक्त बैठक नहीं बैठाया जा सकता, इसको ध्यान रखना, रट कर रखना आपको, ठीक है। अब भाई साहब राष्ट्रपति अभिभाषण 2 अवसर पर दे सकते हैं, वो अनुच्छेद 87 में लिखा गया, 2 अवसरों पर दे सकते हैं। एक, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का पहला जो बैठक होगा, आम जो चुनाव होगा, जो बैठक होगा संसद में, उस समय राष्ट्रपति जाएंगे और सभी लोगों को संबोधित करेंगे कि भाई साहब पीछे कितना चीजें होगी, आगे भविष्य में कौन कौन निर्णय लिया जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे सड़क बनेगा, क्या होगा, ये पूरे निर्णय आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में। या राष्ट्रपति पहली बार आपको संसद के प्रस्तुत सामने होकर, उनके सामने खड़े होकर भाषण देते हैं, ठीक है। संगे संगे कोई बजट पारित होने वाला है तो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में आपको राष्ट्रपति जाते हैं, यानी बजट के समय राष्ट्रपति जाते हैं और अपने अभिभाषण देते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, इसमें सबसे पहला बार जो संशोधन किया गया था वो अनुच्छेद 1951 के तहत किया गया था। इस प्रकार ये हो जाता है खत्म, यानी हम लोग भाई साहब सांसद को कंप्लीट कर लिए। क्या कंप्लीट कर लिए? सांसद को कंप्लीट कर लिए। इसमें 2-3 को टॉपिक है जो हम छोड़ दिए, जो एग्जाम में ना पूछेगा ना जिंदगी में कहीं पूछेगा, सब आप नहीं पढ़ सकते यार। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना आपसे कहते हैं उतना ही कीजिए, यदि आप उतना नहीं करते हैं तो जिंदगी भर पछताते रहिएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।